जय हिंद दोस्तों, मैं दोबारा से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे टी20 की बात कर लेते हैं। चौथा टी20 जो है इंडिया हार गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 3 टी20 इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है, तो ये सीरीज तो इंडिया ने अपने नाम की है, तो कोई बात नहीं, इसमें हार भी जाती है तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। न्यूजीलैंड ने बड़ी ही धमाकेदार इस बार शुरुआत की है। न्यूजीलैंड की तरफ से ये अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था जो उन्होंने इंडिया के लिए रखा था, 215 रन। इससे पहले भी वो 208 रन का टारगेट रख चुके हैं, लेकिन इस बार कैप्टन साहब ये सोच कर आए थे, जैसे ये शुरुआत करते हैं ना अपने मैच की एक ताबड़तोड़ पारी के साथ, हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले टॉस होता है और इंडिया के हित में जाता है, और इंडिया फैसला करती है पहले गेंदबाजी करने का, बॉलिंग करने का। तो पहले ओवर में बॉल थमाई जाती है अर्शदीप के हाथ में। डीवन कॉनवे को पहली बॉल कराई जाती है और वो भागकर 1 रन ले लेते हैं। टीम सेफर्ट आ जाते हैं उनकी जगह पर। उनकी जो शुरुआत करने के तरीके से ही मालूम हो गया था न्यूजीलैंड की टीम किस सोच की तरफ जा रही है। ये पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके मारे गए अर्शदीप को, 4-4-4। पहले ही ओवर में 14 रन पड़ गए। फिर दूसरे ओवर में बुलाए जाते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा को यह सोचकर बुलाया गया था कि वो 5 बार वैसे ही चलता कर चुके हैं डीवन कॉनवे को, और इस बार भी वो उनको खा जाएंगे। लेकिन इस बार वो बहुत चालाकी से काम लिया उन दोनों ने। टिम सेफर्ट क्या करते हैं, जब हर्षित राणा आए बॉलिंग के लिए दूसरे ओवर में, तो टिम सेफर्ट ने डीवन कॉनवे को उनके आगे नहीं रखा और टिम सेफर्ट उनकी बॉल को खेलने लगे। और खामियाजा क्या हुआ, 14-15 रन फिर दोबारा उनके ओवर से आ गए। तीसरे चौथे ओवर में भी इन दोनों को ही मिलती है बॉलिंग कराने के लिए, अर्शदीप और हर्षित को, और कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे जा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, और भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डीवन कॉनवे पहले तो शुरुआत में बहुत थमे थमे से नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ओवरों के बाद डीवन कॉनवे ने भी अपना रंग दिखा दिया, और वो भी पीछे नहीं रहे इस दौड़ में, और वो भी हवा से बातें करने लगे। सूर्या दादा लाते हैं 5वें ओवर में बुमराह को, गेम चेंजर को, यह सोचकर कि वो शुरुआत में एक आध विकेट मिल जाए तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे और वो आगे इस लक्ष्य की तरफ ना बढ़ेंगे। लेकिन भाई खामियाजा क्या होता है, बुमराह भी इसमें फेल हो जाते हैं, और भाई बुमराह को ही पहली दूसरी बॉल पे छक्का मार देते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। इस कदर खतरनाक मोड में आ चुके थे वो, और बुमराह के 5वें ओवर में 10 रन मार देते हैं। वरुण चक्रवर्ती ना होने की वजह से छठे ओवर में स्पिनर को बुलाया जाता है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई भाई लॉरेंस के बेशक छोटे भाई हों, लेकिन उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं। रवि बिश्नोई न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे दबाव बनाते, उससे पहले ही न्यूजीलैंड के बॉलर ने उन्हें पेल दिया। छठे ओवर में 16 रन मारे रवि बिश्नोई को। इस तरह से भाई 71 रन जोड़ लिए न्यूजीलैंड के प्लेयर ने पावर प्ले में। 7-8 ओवर्स में 5 बॉलर्स का इस्तेमाल कर लिया था सूर्या भाई ने, लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिलती। और 9वें ओवर में कुलदीप को बुलाया जाता है, और तब तक उनके 100 हो चुके थे। तीसरी चौथी बॉल 9वें ओवर की ऐसी फेंकते हैं कुलदीप की डीवन कॉनवे उसे समझ नहीं पाते, और 44 पे उनकी पारी थमी हुई थी। मात्र उनको एक 6 की जरूरत थी, जो वो उड़ाते आ रहे थे शुरू से। बहुत खतरनाक मूड में लग रहे थे वो, 170-180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनकी पारी का अंत हो जाता है। 100 रन के बाद इंडिया को पहली सफलता मिलती है। इसके बाद जो रचिन रविंद्र को बुलाया जाता है, यह सोचकर कि वो इस पारी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक बार ब्रेक लग जाने के बाद न जाने न्यूजीलैंड को किसकी नजर लग गई थी कि 10वें ओवर में दोबारा बुमराह को बॉल थमा दी जाती है, और मात्र पहली ही बॉल में वो रचिन रविंद्र का विकेट निकाल लेते हैं। वो एक स्लो बॉल कराते हैं और कॉट एंड बॉल का शिकार हो जाते हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र पिछले काफी समय से वैसे ही अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और इस बार भी उन्हें 3-4 रन पे ही जाना पड़ता है। फिर रचिन रविंद्र की जगह मैदान पे आ जाते हैं ग्लेन फिलिप्स द सुपरमैन, और दोनों एक अच्छी पारी खेल रहे थे। 13वें ओवर में अर्शदीप को बॉल थमा दी जाती है, और टिम सेफर्ट जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, ये मानो कि 62 रन वो ऑलरेडी बना चुके थे 34 बॉलों में, उनको रोकना बहुत ही जरूरी था। अर्शदीप को बुलाया जाता है और अर्शदीप को सफलता मिल जाती है इसमें, और अच्छा होता है टिम सेफर्ट यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो इसके बाद वो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। कुछ भी हो सकता था गेम में, लेकिन अर्शदीप उनका एंड कर देते हैं यहीं पे। फिर धीरे धीरे उनके पैर खड़े नहीं हो पाते। ये मानो जो 2 प्लेयर्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शुरू में, टिम सेफर्ट और डीवन कॉनवे, वो अपने पारी को जैसा छोड़ के गए थे ऐसा कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं बाकी प्लेयर्स, वो जल्दी जल्दी जा रहे थे। फिर 14वें ओवर में कुलदीप को विकेट मिल जाता है। फिर 16वें ओवर में दोबारा बिश्नोई को विकेट मिल जाता है। ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन थोड़े बहुत रन बनाकर ये आउट हो गए। ये पारी को नहीं खींच पाई लंबा, 5 विकेट्स हो गई न्यूजीलैंड के 15वें ओवर तक। फिर कप्तान साहब को ये जिम्मा अपने ऊपर लेना पड़ता है, और कप्तान साहब आ जाते हैं। 17वें ओवर में डेरियल मिचेल और मिचेल सेंटनर अच्छा साथ निभाते हैं। धीरे धीरे वो पारी को जिंदा रखे हुए थे, अच्छे शॉट्स भी लगा रहे थे बीच बीच में, लेकिन 2 रन भागने के चक्कर में जो मिचेल सेंटनर आउट हो जाते हैं। हार्दिक ऐसा थ्रो मारते हैं विकेट्स पे कि वो डायरेक्ट स्टंप हो जाता है, और सेंटनर की पारी का भी यही अंत हो जाता है, जो थोड़े समय के लिए ही सही क्रीज पर आए तो थे, लेकिन उन्हें भी यहीं से जाना पड़ता है। फिर उनकी जगह आ जाते हैं जैक रिफोल्स। आप देख रहे हो धीरे धीरे बहुत जल्दी विकेट्स गिर रहे थे न्यूजीलैंड के।
फिर 18वें ओवर में अर्शदीप दोबारा जैकरी फॉल्स को आउट कर देते हैं। 19वें ओवर में बुमराह फिर डेरियल मिचेल को आउट कर देते हैं, जो बहुत खतरनाक मूड में लग रहे थे और जो अगर वो जिंदा रह जाते, उनको बुमराह आउट नहीं करते तो वो इससे भी बड़ा टारगेट बना सकते थे। वैसे वो 34-35 रनों की पारी, एक अच्छी पारी वो खेल गए थे। हर्षित राणा को बॉल थमाई जाती है लास्ट ओवर में और मैट हेनरी खेल रहे थे इस लास्ट वाले ओवर को। हर्षित राणा उनको 14 रन पड़वा देते हैं और न्यूजीलैंड की पारी का यही अंत हो जाता है और वो 215 रनों का एक विशाल टारगेट जोड़ लेते हैं इंडिया के सामने। लेकिन मिचेल सेंटनर को वो छोटा ही लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ हरकतों से इंडिया की वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि उनके सामने क्या टारगेट रखा जाए। फिर बारी आती है इंडिया की खेलने की। इस बार ईशान किशन की इस बार जगह नहीं थी, उनको नहीं खिलाया गया था। उनकी जगह को गौतम गंभीर ने कोई एक बॉलर रख लिया बिना कोई बैटर लिए। ये सोचे कि बहुत अच्छा चल रही है इंडियन टीम, उनको बैटर की जरूरत नहीं है। उनको क्या पता था कि आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, बैटर की नीड पड़ेगी, बॉलर्स बुरी तरह पिटेंगे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आ जाते हैं। पहले बॉल थमाई जाती है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैट हेनरी को, और मैट हेनरी भाई पहली ही बॉल ऐसा डालते हैं कि अभिषेक उसका शिकार हो जाते हैं। मैट हेनरी को ये सीधा सीधा पता था कि अभिषेक शर्मा जो है फर्स्ट बॉल पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बॉलर को, या तो चौका मारते हैं या छक्का मारते हैं। बस उसी चीज का फायदा उठा लिया मैट हेनरी ने और उनको एक ऐसी बॉल कराई, वो चाल में फंस गए और पीछे खड़े डीवन कॉनवे ने उनका कैच पकड़ लिया और अभिषेक इसका शिकार हो गए। मात्र पहले ओवर में ही सूर्या को आना पड़ता है, ईशान किशन जगह आज नहीं थी, कप्तान साहब को आना पड़ता है। तो कप्तान साहब भी कुछ खास कर नहीं पाते और पहले ओवर में मात्र 4 रन आते हैं और दूसरे ओवर में बॉल थमाई जाती है जैकब डफी को, और जैकब डफी और सूर्या ने आते ही 2 चौके मार दिए जैकब डफी को। दूसरे ओवर में भी विकेट आ जाता है सूर्या भाई का, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्या 2-3 मैचेस में, लेकिन इस बार पता नहीं उनको क्या हो जाता है और सूर्या भी दूसरे ओवर में जैकब डफी का शिकार हो जाते हैं और उनके ओवर में भी मात्र 5-1 रन ही आ पाते हैं। यहाँ पर भी बैटिंग लाइनअप के साथ छेड़छाड़ की जाती है। गौतम गंभीर, शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या को ना भेजकर रिंकू सिंह को भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा गलत फैसला भी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिंकू सिंह जो है 6-7 नंबर पर बैटिंग करते हैं और यहाँ उनको मात्र 4थे नंबर पर बुला लिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, रिंकू सिंह आते हैं, उनको में जितना दमखम था वो खेलते हैं। दोबारा से बॉल थमाई जाती है मैट हेनरी को। पहली 3-4 बॉल समझ ही नहीं पाते रिंकू सिंह क्या हो रहा है, लेकिन वो शुरुआत करते हैं अपने 6 के साथ और धीरे धीरे इस पारी को जिंदा रखते हैं और रिंकू सिंह धीरे धीरे रन बनाते रहते हैं संजू सैमसन के साथ। संजू भी छोटे बड़े शॉट्स लगाकर इस पारी को ले जा रहे थे जीत की तरफ। बहुत दिल टूट गया था फैंस का अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार को आउट देखते हुए। इस बार उम्मीद थी कि संजू सैमसन चलेंगे, क्योंकि तीनों मैचेस में संजू सैमसन फ्लॉप रहे थे। इस बार ये उम्मीद कर रहे थे सभी कि संजू सैमसन चल जाएं, पर धीरे धीरे वो दोनों एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और इंडिया ने पावर प्ले में जो है 2 विकेट खोकर 53 रन भी बना लिए थे, जो कि इतने बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है। 7 ही ओवर में बॉल थमाई जाती है मिचेल सेंटनर के हाथ और संजू क्रीज पर खड़े होते हैं और मिचेल सेंटनर एक ऐसी बॉल डालते हैं, संजू उसको समझ नहीं पाते और डायरेक्ट विकेट से हिट हो जाती है बॉल और संजू स्टंप आउट हो जाते हैं। उनको भी यहाँ से जाना पड़ता है। 55-56 रनों पे 3 विकेट्स आ गई थी। ये बड़ा ही खतरनाक नंबर होता है और इस मैच को कोई ना कोई यहाँ से निकाल ले जाए, थोड़ी आगे तक निकाल ले जाए तो इंडिया जो है इसको जोड़ने की कोशिश कर सकती है इतने रनों को, लेकिन इतना कुछ खास हो नहीं पाता। फिर 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ जाते हैं हार्दिक पांड्या। तो वो जैसे तैसे अपनी पकड़ मजबूत कर ही रहे थे कि दोबारा से 9वें ओवर में दोबारा सेंटनर को बुला लिया जाता है। मिचेल सेंटनर भी कप्तान हार्दिक पांड्या का विकेट छीन लेते हैं और हार्दिक भी कुछ खास कर नहीं पाए, 3-4 रन बना पाए मात्र। जैसे ही हार्दिक गया वैसे ही सबकी ये मानो 50% ये उम्मीद भी चली गई कि इंडिया इस मैच को जीतेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े पावर हिटर है अपने आप में ही। वो बहुत बेकार कंडीशन में भी मैच को बाहर निकाल ले जाते हैं, वो बड़े ही गेम चेंजर हैं, लेकिन आज गेम चेंजर भी फ्लॉप साबित हुए। शिवम दुबे आए उनकी जगह पर, शिवम दुबे ने बड़ा ही अच्छा साथ निभाया। शिवम दुबे ने आते ही पहली बॉल पर 6 लगाया और जो काम अभिषेक शर्मा ने किया था पिछले T20 में, वही काम शिवम दुबे ने भी कर दिखाया। बड़ी तगड़ी पारी खेली उन्होंने, लेकिन क्या होता है कि उनका कुछ साथ निभाने वाला चाहिए था, जो रिंकू सिंह साथ निभा भी रहे थे। उन्होंने 35-36 रन जोड़ लिए थे रिंकू सिंह ने भी धीरे धीरे करके, लेकिन क्या होता है जैकरी फॉल्स को बॉल थमा दी जाती है 12वें ओवर में और वो चौथी बॉल ही ऐसी कराते हैं कि रिंकू सिंह उसे पढ़ नहीं पाते और रिंकू सिंह पीछे खड़े फील्डर्स को अपना कैच दे बैठते हैं और रिंकू सिंह की पारी का भी यही अंत हो जाता है। जो है बैटिंग लाइनअप में ज्यादा प्लेयर्स बचे नहीं थे, 10 ओवर होने वाले थे और ये मानो आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी थी। हर्षित राणा और मात्र एक ऐसे रह गए थे जो बैटिंग कर सकते थे, इसके बाद कोई बैटिंग का ऑप्शन इंडिया की तरफ था ही नहीं। तो हर्षित राणा जैसे तैसे अपनी विकेट्स को संभाले हुए थे, वो बड़े शॉट्स ना लगा रहे सही, लेकिन शिवम दुबे पूरा साथ निभा रहे थे। शिवम दुबे बड़ी तगड़ी शॉट्स खेल रहे थे और मात्र 15 रनों में ही
शिवम दुबे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जहां पिछले टी20 में अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी, वहीं इस बार शिवम दुबे ने भी 15 रनों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। और धीरे धीरे उनको कुछ साथ निभाने वाला चाहिए था बस, तो एक प्लेयर भी और बेटर बचा होता तो उनके ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ता, लेकिन वो प्रेशर में एक गलत शॉट खेल गए और मात्र 12वें ओवर में उन्होंने इंडिया को 100 का टारगेट पार करा दिया। 100 रन से ऊपर पहुंच गई इंडिया। मात्र ऐसा लगने लगा था कि जो मैच हाथ से छिन रहा है वो धीरे धीरे हाथ में आने लगा था। लेकिन 15वें ओवर में आ जाते हैं मैट हेनरी और हर्षित राणा और शिवम दुबे थे क्रीज पर, और हर्षित राणा और शिवम दुबे के बीच इतनी अच्छी पार्टनरशिप बन नहीं पाती, उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन का इतना अच्छा माहौल नहीं बन पाता। जिस बॉल पर नहीं भागना चाहिए था शिवम दुबे उस बॉल पर भाग जाते हैं और रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद जो भी आया उनका सुपड़ा साफ होता गया, धीरे धीरे सभी का अंत हो गया। जो हर्षित राणा खेल रहे थे उनको भी एक ज़्यादा चांस नहीं मिला, वो भी 12-13 रन पे बना के आउट हो गए। बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप, सभी लॉरेंस बिश्नोई, सॉरी रवि बिश्नोई, धीरे धीरे जो भी आया ये मानो खत्म हो गया। और इस मैच को न्यूजीलैंड जीत गई 50 रनों से। 50 रनों से इस मैच को जीता है न्यूजीलैंड ने, और 19वें ओवर में ही ये मैच ऑल आउट हो गया। इंडिया की तरफ से कोई बैटिंग करने वाला नहीं बचा और ऑल आउट हो गई इस मैच को, और 3 रन से इंडिया आगे है फिलहाल। लेकिन ये वाला मैच जो है न्यूजीलैंड जीत गई है।